आपकी आत्मा को झकझोर देने वाली। आज उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी नृशंस हत्या, उनके शरीर को छत विछत कर देना, यानी दरिंदगी की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, बलरामपुर हुआ, हाथरस कांड पे पूरा देश खड़ा हुआ, बागपत में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, फतेहपुर में हुआ, बाराबंकी में हुआ। तमाम वो घटनाएं जहां छोटी बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बनाया गया और उसके बाद जो सरकार की भूमिका रही वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक रही। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में जातियां देखकर न्याय दिया जा रहा है। बलात्कारी की जाति देखी जा रही है, हत्यारे की जाति देखी जा रही है, गुंडे और माफिया की जाति देखी जा रही है। और हम लोगों ने देखा कि किस बेशर्मी के साथ हाथरस के कांड में बलात्कारियों के पक्ष में पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ की सरकार खड़ी रही। हमने देखा किस बेशर्मी के साथ बलिया में एक हत्यारे बीजेपी के नेता के साथ पूरी की पूरी सरकार और उनका विधायक खड़ा रहा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जातियों की नहीं, जनता की सरकार चाहिए और इस बात को लेकर हम पूरे प्रदेश में अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी के राज में ऐसी ऐसी शर्मनाक घटनाएं हुई। पिछले दिनों एक एफिडेविट दिया गया, उससे पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया। बयान में मुख्यमंत्री जी ने कहा विपक्ष दंगा कराना चाहता है हाथरस में, विपक्ष माहौल बिगाड़ना चाहता है हाथरस में। हम लोगों ने भी कहा भाई देखा जाए क्या आप कहना चाहते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया, शपथ पत्र, किसी सामान्य अदालत में नहीं, मुख्य न्यायाधीश की अदालत में डाला और उस शपथ पत्र में अमेरिका की वेबसाइट के पन्ने लगाकर कहा कि हाथरस में अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही थी। उसमें लिखा क्या है कि NYPD आपकी वीडियो बनाएगा रैली की और प्रोटेस्ट की, आप लोग सावधान और सचेत रहिए। NYPD का मतलब होता है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। अब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट हाथरस में आकर कौन सी रैली, कौन से आंदोलन, कौन से प्रोटेस्ट की वीडियो बना रहा है? आदित्यनाथ जी बताइए, आप झूठा शपथ पत्र सीजीआई की अदालत में देते हैं। ये जो वेबसाइट का जिक्र किया जा रहा है, दरअसल अश्वेत आंदोलन जब लॉकडाउन के दौरान अमेरिका में चला, उस आंदोलन की वेबसाइट को उठा के हाथरस में जोड़ दिया कि यहां पे दंगे की साजिश थी। तो ये सरकार है। कोरोना से पूरा देश महामारी में जूझता रहा। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की महामारी से लोगों की जान गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपदा में अवसर तलाशिए। आदित्यनाथ जी ने आपदा में अवसर तलाशा। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में मिला, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। जिस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना से मर रही थी, उस समय आदित्यनाथ जी की सरकार शमशान में दलाली खा रही थी और 800% कमीशन खाया गया कोरोना के मामले में। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। तीसरा मुद्दा, और मैं अभी भी कह रहा हूं, SIT जो बनी कोरोना को लेके, वो एक दिखावा मात्र थी, फर्जी SIT थी। जब तक CBI इंक्वायरी नहीं होगी, सरकार खुद इस घोटाले में शामिल है, न्याय नहीं हो सकता। SIT ने 26 जिलों की रिपोर्ट दी है। मेरी जानकारी में 75 जिलों में यह भ्रष्टाचार हुआ है कोरोना घोटाले का। तीसरा, अभी प्रधानमंत्री जी ने किसानी बिल पास किया है। उन तीनों कृषि बिल में MSP का एक शब्द नहीं कहीं लिखा हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने उस बिल का विरोध किया कि इस बिल के आने के बाद देश भर में MSP खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, लखीमपुर में किसान ने खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चला दिया।
उसने अपनी छाती पे ट्रैक्टर चलाया, अपने श्रम पे, अपने खून पसीने पे ट्रैक्टर चलाया। तो इसलिए ये किसानी बिल सरकार वापस ले, ये काला कानून है, इसको लेके पंजाब में भी हमारी पार्टी और हमारे विधायक विरोध कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने विरोध किया। और मोदी जी का कृषि बिल महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें असीमित भंडारण की छूट दी गई है, और असीमित भंडारण कभी भी कोई सामान्य किसान नहीं कर सकता। बड़े बड़े पूंजीपति सस्ते दाम में अनाज उठाएंगे, सब्जी उठाएंगे, उसको स्टोर करेंगे, जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे जनता को बेचेंगे। इसलिए मोदी जी का बिल जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को लीगलाइज करने वाला बिल है, इसलिए भी हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे कुल मिला के इतनी बात कहनी थी। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी हैं, सह प्रभारी नदीम अशरफ जी हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कैप्टन सरबजीत सिंह जी मक्कड़ हैं, हमारे छात्र सभा के CYSS के अध्यक्ष कंसराज दुबे जी हैं, ब्रिज कुमारी जी हमारी सह प्रभारी हैं और हमारे तमाम साथी हैं। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और दिल्ली में कहीं अलग से लोग नहीं रहते। 80% पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की है। वहां भी स्कूल जो थे उसमें मकड़ी के जाले लगे होते थे, वहां भी अस्पतालों की बदहाली थी, दवाएं लोगों को मिलती नहीं थी, इलाज मिलता नहीं था। तो हमने वहां परिवर्तन करके दिखाया। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट आधे दाम पे, वहां पे 94% रिजल्ट आया इंटर का इस बार। तो ऐसा नहीं है, सरकार की नीयत होनी चाहिए। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, नीयत की कमी होती है, जिसकी वजह से जनहितकारी योजनाएं जो है, लोक कल्याण की योजनाएं लागू नहीं हो पाती। तो वो मॉडल यहां लागू करना कोई बहुत मुश्किल। ऐसा है कि मेरा अपना मानना है कि मंदिर के, मस्जिद के ये जो तमाम धार्मिक उन्माद के, जाति धर्म के मुद्दे पैदा किए जाते हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण है समाज को असली मुद्दे से ध्यान भटकाना। आप शिक्षा की बात ना करें, चिकित्सा की बात ना करें, देश में GDP 24% नीचे गिर गई, कोई बात नहीं कर रहा। करोड़ों बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई, कोई बात नहीं कर रहा। तो नकली मुद्दे को लाके कभी आप सुशांत सिंह के मुद्दे को प्राथमिकता दीजिए, कभी मथुरा पे अब पिटीशन आ गई, उसके मुद्दे को कुछ दिन चलाइए। तो ये मुझे लगता है कुल मिलाकर वास्तविक जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, किसान के, नौजवान के, माताओं बहनों की सुरक्षा के, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। इससे हमें बचना चाहिए। धर्म हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है और आस्था का विषय है, उसको अपने तरीके से जीने दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं किसी भी दल का हाथ, आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी ये सब कार्यक्रम करने में माहिर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुद्दा वास्तविक क्या है, जनता की जिंदगी से जुड़ा हुआ रोजगार का, शिक्षा का, चिकित्सा का, भुखमरी का, महिला सुरक्षा का, या फिर मंदिर और मस्जिद, ये हमें तय करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब इंसान खुशहाल रहेगा तभी वो भगवान की श्रद्धा के साथ पूजा भी कर पाएगा। तो पहले उसकी चिंता हम लोग कर लें। बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है और उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बयानों को हम लोग कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए, अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो जो यहाँ पर अपराधीकरण के, भ्रष्टाचार के, किसानों के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, उसको लेके हम अपना आंदोलन भी कर रहे हैं और संगठन भी तैयार कर रहे हैं। पहला चुनाव हमारा पंचायत का जो होने वाला है फरवरी और मार्च में, उसमें पूरे जोर शोर के साथ हम लोग उतरेंगे और 22 के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ के हम लोग मिलके और उसकी पूरी रणनीति बना के उसकी घोषणा करेंगे। पंचायत की सभी सीटों पर हम लोग करेंगे। जिला पंचायत के जो पुराने प्रत्याशी हैं, हम लोग उनके भी संपर्क में हैं और वो लोग जो उनको ज्वाइन भी करा रहे हैं पार्टी में। नए चेहरे में मैं बता रहा हूँ आपको। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो उनसे हम उनकी डिटेल मांगते हैं और उसके बाद उनको किस वार्ड से वो लोग लड़ना चाहते हैं, तो उनको भी हम लोग अपना प्रत्याशी बनाएंगे। इसीलिए मैंने कहा 2 तरह की प्रक्रिया है। कुछ ऐसे लोग हैं
जो आपको 8-10 वार्डों में जो मिलेंगे जो पिछले चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। बाकी तो हम अपने ही लोगों को ही उतारें। तो सीधा सा है कि आप बूथ से लेकर के ऊपर तक जाना चाहेंगे पूरा। मेरे ख्याल से 15 से 20 से गांव आते हैं। संजय सिंह जी, ये जनता के विवेक में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबका शासन उन्होंने देखा है, सपा का भी, बसपा का भी, उससे पहले कांग्रेस का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि जो वादा करके ये पार्टियां आती हैं वो पूरा नहीं करते। और एक हमारा मॉडल है, जो हमने वादा किया उससे ज्यादा हमने अपने वादे को पूरा किया। तो ये दो चीजें हैं, जनता को समझ में आएगा तो हमारे साथ खड़े होंगे। अभी तो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि मुद्दे आइडेंटिफाई करना, हम मुद्दों को चिन्हित कर रहे हैं कि वास्तव में यहाँ क्या कहकर योगी जी आए थे। उन्होंने कहा था हम गुंडा राज खत्म करेंगे, आज पूरा गुंडों का राज कायम हो गया। उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपने कोरोना में देखा, शिक्षक भर्ती घोटाले में देखा, तमाम घोटाले भ्रष्टाचार इस सरकार में यथावत जारी है। तो कुल मिलाकर जो वादे सरकारों ने किए वो जनता के साथ पूरा नहीं किया और धोखा देने का काम किया। कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, जहां हम विकास की बहुत बड़ी संभावना तलाश सकते हैं, नहीं ध्यान दिया किसी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।